वेलकम टू ऑनलाइन क्लास इन बीटीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल। प्यारे बच्चों, आज आपका लेक्चर नंबर 6 है, साइंस क्लास 10th लेक्चर नंबर 6। पिछले लेक्चर नंबर 5 में मैंने आपको बताया था रासायनिक समीकरण के दोषों को दूर करना। आज हम आपको बताएंगे रासायनिक समीकरण से लाभ। इंग्लिश में बोलते हैं एडवांटेजेस ऑफ केमिकल इक्वेशन। अर्थात जब कोई रासायनिक अभिक्रिया हम लिखते हैं तो हमें उस रासायनिक अभिक्रिया से क्या लाभ होते हैं, कितनी जानकारियां प्राप्त होती हैं, इस बात का उल्लेख आज हम इस टॉपिक में करेंगे। ध्यान दीजिए, रासायनिक समीकरण से निम्नलिखित तथ्यों की जानकारी प्राप्त होती है। पहला है जैसे आपका रासायनिक समीकरण से रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों का ज्ञान होता है। अर्थात अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया आपने लिखा है तो उस रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक में कौन कौन से पदार्थ हैं और उत्पाद क्या बन रहे हैं, उत्पाद कौन सा पदार्थ बन रहा है, इस बात की जानकारी आपको रासायनिक अभिक्रिया से हो जाती है। दूसरा पॉइंट है आपका रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न उत्पादों का बोध होता है। जैसे जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात अभिकारकों से उत्पाद बनते हैं, तो जो उत्पाद बनते हैं उसका ज्ञान हमें प्राप्त हो जाता है, उसकी जानकारी हमें मिल जाती है। किससे? रासायनिक समीकरण से, रासायनिक समीकरण से। तीसरा पॉइंट है रासायनिक अभिक्रिया से अभिकारकों एवं उत्पादों के परमाणुओं तथा अणुओं की संख्या का ज्ञान होता है। ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ पर एक रासायनिक अभिक्रिया लिखी गई है तो इस रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ लिखे गए हैं उनमें कितने मोल लिए गए। जैसे यहाँ पर देखिए, अमोनियम सल्फेट का केवल 1 मोल लिया गया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का 2 मोल लिया गया है, और सोडियम सल्फेट का 1 मोल है, जल के 2 मोल हैं, अमोनिया के 2 मोल लिए गए हैं। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य है कि जो तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट अर्थात रासायनिक समीकरण से हमें तीसरा लाभ क्या मिलता है कि रासायनिक अभिक्रिया से अभिकारकों एवं उत्पादों के परमाणुओं तथा अणुओं की संख्या, परमाणुओं तथा अणुओं की संख्या का ज्ञान होता है। चौथा लाभ हमें क्या मिलता है? रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों तथा उत्पादों की मोल संख्या। रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों तथा उत्पादों की मोल संख्या ज्ञात होने पर उनके द्रव्यमान की जानकारी प्राप्त होती है। किसकी जानकारी प्राप्त होती है? द्रव्यमान की जानकारी प्राप्त होती है। जैसा कि ध्यान दीजिए, इस रासायनिक अभिक्रिया में जो अमोनियम सल्फेट है, अमोनियम सल्फेट का अगर आप द्रव्यमान निकालेंगे तो निकलेगा 132। कैसे निकालते हैं? तो नाइट्रोजन का परमाणु भार होता है, नाइट्रोजन का परमाणु भार होता है 14, हाइड्रोजन का 1 होता है। लेकिन अब चूंकि 4 लोग हैं, यानी 4 परमाणु हैं हाइड्रोजन के, तो कितना हो जाएगा? 4। तो 14 4 18, 18 का 2 से गुणा करेंगे 36, और 36 में 32 जोड़ देंगे। 36 में कितना जोड़ देंगे? 32 जोड़ेंगे। 36 में सल्फर का 32 परमाणु भार होता है, तो 36 में 32 जोड़ेंगे, 36 प्लस 32, तो 36 में 32 जोड़ना, 6 2 8, 3 3 6, 68 हो गया। और ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8, परमाणु भार होता है 16, तो 4 है, तो 16 चौके 64, 16 चौके 64। तो ये हो गया आपका 8 4 12 के 2 और 6 6 12 1 13, यानी 132। कितना हो गया? 132। इसी प्रकार से सोडियम का परमाणु भार होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16, तो 23 16 हो गया 39, और हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1, तो 39 1 40, लेकिन 2 है तो 40 दूना 80 हो गया। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य है कि चौथे पॉइंट जो हमने आपको बताया है कि रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों तथा उत्पादों की मोल संख्या ज्ञात होने पर, अगर मोल संख्या आपको पता चल जाए तो उनके द्रव्यमान की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। जैसे यहाँ 1 मोल है अमोनियम सल्फेट के, तो इसका 132 ग्राम है, ये मैंने आपको निकाल के दिखाया है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड के 2 मोल हैं, तो इसका जो है 80 ग्राम है। जैसा कि हमने आपको बताया कि सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, 23 16 39, हाइड्रोजन का 1 तो 40, और 2 मोल है तो 2 से गुणा करा देंगे तो 40 दूना 80 हो जाएगा। ठीक है, अब हमको 5वीं जानकारी क्या प्राप्त होती है, यानी 5वां क्या लाभ है रासायनिक समीकरण लिखने से?
पांचवा लाभ है रासायनिक समीकरण से अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारक व उत्पाद की भौतिक अवस्था। अब भौतिक अवस्था क्या है? जैसे कोई रासायनिक अभिक्रिया आपने लिखा है और उस रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ आपने लिखे हैं वे ठोस हैं कि द्रव हैं कि गैस हैं, इस बात की जानकारी आपको रासायनिक समीकरण से मिल सकती है। क्योंकि लिखते समय मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, अगर कोई पदार्थ गैस है तो ब्रैकेट में जी लिख देते हैं, ठोस है तो ब्रैकेट में उसी के बगल में या नीचे एस लिख देते हैं, और द्रव है तो ब्रैकेट में जो है उसी के बगल में जो है लिख देते हैं लिक्विड यानी यल लिख देते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो हमें जो है भौतिक अवस्था ठोस द्रव व गैस का ज्ञान होता है। ठीक है, अब नंबर 6 पे आइए। नंबर 6 पे छठवां पॉइंट क्या बताता है, अर्थात रासायनिक समीकरण से छठवां लाभ क्या है आपको? रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों, जैसे कि ये रासायनिक अभिक्रिया लिखी है तो मैंने बताया था कि एरो के बैकवर्ड डायरेक्शन में अभिकारक होते हैं, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, और एरो के फॉरवर्ड डायरेक्शन यानी अग्र दिशा में उत्पाद होते हैं, जिसको इंग्लिश में प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों अर्थात एरो के बैकवर्ड डायरेक्शन वाले का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान अर्थात एरो के फॉरवर्ड डायरेक्शन वाले जो कि उत्पाद हैं, जैसे ये इधर इतना, ये आपका उत्पाद है, ये उत्पाद है, और ये एरो के पीछे वाला इतना, ये क्या है? अभिकारक है। तो क्या कह रहा है पॉइंट नंबर 6, रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है, जिससे द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पुष्टि होती है। और इस बात की जानकारी, मतलब इस बात की जो पुष्टि हो रही है द्रव्यमान संरक्षण के नियम की, उसकी पुष्टि के लिए हमने यहाँ पे एक नीचे समीकरण लिखा है, हम आपको सिद्ध करके दिखाते हैं। कैसे? देखिए, अमोनियम सल्फेट के लिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको कि अमोनियम सल्फेट का जो द्रव्यमान है कितना होता है? 132 ग्राम होता है। जोड़ के भी मैंने दिखाया था, ये देखिए कितना नाइट्रोजन का होता है 14 और हाइड्रोजन का होता है 1, लेकिन 4 परमाणु हैं हाइड्रोजन के, तो 14 4 18 और 2 का होल ट्वायस लगा है, इसको बोलते हैं ट्वायस। तो ट्वायस है तो 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना हो जाएगा? 18 दूना 36 हो जाएगा, 18 दूना 36। और इसका सल्फर का होता है 32, तो 36 प्लस 32 आ गया 68, यानी 68 आ गया 68। और इसमें ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16, तो 16 चौके 64, तो 68 प्लस 64 जोड़ देंगे तो 132 आ जाएगा। ये देखिए अमोनियम सल्फेट का द्रव्यमान कितना है? 132। और सोडियम हाइड्रोक्साइड का मैंने भी आपको जोड़ के बताया था, सोडियम कितना होता है? 23। सोडियम कितना होता है? 23। ऑक्सीजन कितना होता है? 16 और हाइड्रोजन का होता है 1, तो 6 3 9 9 1 10 के 0 2 1 3 और 1 जो है हासिल आपने ले रखा है, तो कितना हो गया? 40। लेकिन अब यहाँ 2 मोल है तो 40 दूना 80। ठीक, तो अभिकारक का कुल द्रव्यमान कितना हो गया? ये जो अभिक्रिया लिखी गई है इसमें अभिकारक को कुल द्रव्यमान कितना हो गया? 132 प्लस 80 बराबर हो जाएगा 212 ग्राम। अब इसी प्रकार आप उत्पाद का द्रव्यमान निकालिए, तो उत्पाद में क्या लिखा है? सोडियम सल्फेट लिखा है। अब सोडियम सल्फेट में ध्यान दीजिए, सोडियम कितना होता है? मैंने आपको बताया 23, तो 23 दूना कितना हो जाएगा? 46। 23 दूना कितना हो जाएगा? 46। और सल्फर का होता है 32, तो 32 लिख देंगे, 32 लिख देंगे। ऑक्सीजन का होता है 16 और 4 परमाणु है तो 16 चौके 64 हो जाएगा, तो 6 2 8 और 8 4 12, 12 के हो गया 2 और 4 3 7, 7 6 13, 13 1 14, तो ये हो जाएगा आपका 142। कितना हो गया? 142। अब इसका देखिए, तो हाइड्रोजन कितना मैंने बताया? हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1, लेकिन 2 है तो हो जाएगा 2, 2 1 कम 2। और ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16 2 18, लेकिन 2 मोल है तो 18 दूना 36 है ना, 18 दूना कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ लिख दिया गया है 36। किसका लिख दिया गया है? जल का। अब अमोनिया में आ जाइए। अमोनिया में नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 14 और हाइड्रोजन कितना होता है? 1, लेकिन 3 है तो 3 1 कम 3 और 14 3 17 और 2 मोल है तो 17 दूना 34। ये आपका अमोनिया को लिखा गया है। इन तीनों को जोड़ दिया जाएगा तो कितना आएगा? 212 ग्राम। अब यह देख रहे हैं आप
कि अभिकारकों का कुल द्रव्यमान 212 ग्राम और उत्पादों का भी कुल द्रव्यमान आ रहा है 212 ग्राम। अर्थात हम आप देख रहे हैं कि अभिकारकों का जो कुल द्रव्यमान है वो कितना है 212 ग्राम और उत्पादों का कुल द्रव्यमान है वो भी है कितना 212 ग्राम। तो हम ये कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर है। और यह बात जो है जो कि अभिकारकों और उत्पादों के द्रव्यमान बराबर वाली बात है, इस बात को हम बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है कि अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। तो इस प्रकार इतना आप लिखेंगे कॉपी पे और इसके नीचे मैं आपको कुछ बता रहा हूं उसको भी लिखना है। क्या लिखना है कि ध्यान दीजिए, इस प्रकार यहां तक लिखने के पश्चात नीचे लिखेंगे इस प्रकार अभिकारकों तथा उत्पादों का कुल द्रव्यमान बराबर है, जैसा कि मैंने आपको रिएक्शन में लिखकर दिखा ही दिया है और नीचे कैलकुलेट करके भी यानी गणना द्वारा भी समझा दिया है। तो कुल द्रव्यमान बराबर है, अतः इससे द्रव्य की अविनाशिता के नियम या उसी को आप कह सकते हैं द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पुष्टि होती है। रासायनिक समीकरण से आपको इतने लाभ हैं और इन लाभों के लिए आप अगर किसी रासायनिक समीकरण को लिखते हैं तो इतने लाभ आपको उसमें से मिल सकते हैं। अब अगला टॉपिक आपका है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। हाँ तो प्यारे बच्चों, हमारा अगला टॉपिक क्या है? रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, काइंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अभिक्रिया की क्रियाविधि के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाएं निम्न प्रकार की होती हैं। ध्यान दीजिए, हम जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु से परिवर्तित नहीं होता एवं ना ही मिश्रण से कोई परमाणु बाहर जाता है और ना ही कोई बाहर से अंदर आता है, बल्कि रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के पुराने बंध टूटते हैं। ध्यान दीजिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के पुराने बंध टूटते हैं और नए बंध बनने से उत्पाद बनता है तो यहाँ पर जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वो मैंने 5 प्रकार की लिखी हैं, और भी होती हैं लेकिन हम आपको बताएंगे। नंबर 1 क्या लिखा है? योगात्मक अथवा संयोगात्मक अभिक्रियाएं, एडिशन आर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नंबर 2 है अपघटन अभिक्रियाएं, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। नंबर 3 है प्रतिस्थापन अथवा विस्थापन अभिक्रियाएं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नंबर 4 है उभय अपघटन अभिक्रियाएं, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और नंबर 5 है वियोजन अभिक्रियाएं या उसी को इंग्लिश में आप कह सकते हो डिसोसिएशन रिएक्शंस। ध्यान दीजिए, अब इन 5 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं में मैं आपको आज पहले अभिक्रिया जो कि क्या लिखी है, रीडिंग क्या डाला गया है, योगात्मक अथवा संयोगात्मक अभिक्रियाएं, ठीक है। वे अभिक्रियाएं जिनमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में संयोग करके मतलब जुड़कर एक नया पदार्थ बनाते हैं, योगात्मक अथवा संयोगात्मक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। एक बार फिर समझिएगा परिभाषा को। वे अभिक्रियाएं जिनमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में संयोग करके एक नया पदार्थ बनाते हैं, योगात्मक अथवा संयोगात्मक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ध्यान दीजिए, अब इस परिभाषा को समझने के लिए मैंने यहाँ पे 6 रिएक्शंस लिखे हैं। कितने रिएक्शन लिखे हैं? 6 रिएक्शन। कौन कौन से? ध्यान दीजिए, नंबर 1 लिखा है मैंने 2H2। क्या लिखा है? ध्यान दीजिए, 2H2 हाइड्रोजन के 2 परमाणु है यहाँ पे H2 प्लस O2। और जैसा कि मैंने आपको पीछे लेक्चर्स में भी बताया था कि जब किसी चीज़ की अभिक्रिया आप ऑक्सीजन से कराएंगे तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई चीज़ जलती है। तो यहाँ मैंने लिखा भी है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा, या कह लीजिए हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ जलाने पर तो बनेगा जल, H2O, जल के 2 अणु बन रहे हैं।
अब यहाँ क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ संयोग हो करके एक नया पदार्थ अर्थात जल का निर्माण हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि यह अभिक्रिया हमारी योगात्मक अथवा संयोगात्मक अभिक्रिया है। इसी प्रकार रिएक्शन नंबर 2 देखिए, इसमें सोडियम के 4 परमाणु ऑक्सीजन के 2 परमाणु के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं। और जैसा मैंने अभी ऊपर वाले रिएक्शन में बताया और पिछले लेक्चर में भी बताया था आपको कि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने का मतलब जलना। तो सोडियम ऑक्सीजन के साथ जल करके सोडियम ऑक्साइड क्या बना रहा है, सोडियम ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड है, ये क्या है, धातु ऑक्साइड है। तो सोडियम ऑक्साइड बना रहा है, इसका नाम है सोडियम ऑक्साइड। कॉपी जब आप बना रहे हैं तो उस पर नीचे इसका नाम लिख लीजिएगा, सोडियम ऑक्साइड। जिन यौगिकों का, जिन तत्वों का या जिन पदार्थों का नाम अभिक्रिया में मैं नहीं लिखता हूं उनका नाम बोल रहा हूं, तो उसको आप कॉपी पे अपने अवश्य लिख लीजिएगा ताकि आपको पढ़ते समय दिक्कत ना हो। सोडियम ऑक्साइड नाम है इसका, धातु ऑक्साइड ये। इसी प्रकार रिएक्शन नंबर 3 में देखिए, सल्फर को जब ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन जाती है। क्या बन जाती है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन जाती है। और इसी प्रकार रिएक्शन नंबर 4 देखिए, इसका नाम है एसिटिलीन, C2H2। कार्बन, एसिटिलीन में कार्बन के 2 परमाणु और हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं। ये हाइड्रोजन के अलग से 2 परमाणुओं से विक्रिया कर रहे हैं। निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में 300 डिग्री सी पर इनको गर्म किया जा रहा है, 300 डिग्री सी में पर गर्म किया जा रहा है। ठीक है, तो ये बन रहा है एथिलीन, C2H4। देखिए यहाँ C2H2 था और 2 हाइड्रोजन और जुड़ गया यानी संयोग हो गया तो C2H4 बन गया। अब यहाँ रिएक्शन नंबर 5 देखिए, इसमें भी लिखा है क्या, H2 + Cl2। हाइड्रोजन के 2 परमाणु और क्लोरीन के 2 परमाणु आपस में मिलकर के 2 HCl अर्थात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 2 मोल बना रहे हैं। कितने मोल बना रहे हैं, 2 मोल बना रहे हैं। ध्यान दीजिए, ये HCl को 2 नाम लिखते हैं। HCl का कितना नाम, कौन कौन सा नाम लिखते हैं HCl का, एक तो HCl का नाम होता है हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। अगर हाइड्रोजन क्लोराइड है तो इसका मतलब गैस की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, गैस की, HCl गैस की बात कर रहा है। ये होता है आपका गैस। अगर गैस है तो हाइड्रोजन क्लोराइड नाम लिखते हैं HCl का। ठीक है, और अगर लिखा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्या लिखा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो इसका मतलब ये द्रव अवस्था की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, द्रव अवस्था की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है बेटा, द्रव अवस्था की बात। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्रव है। अब इसी तरह से ध्यान दीजिए, नीचे एक रिएक्शन लिखा गया, इसका नाम NH3, अमोनिया नाम है इसका। क्या नाम है, अमोनिया। ये HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करके बन रहा है क्या, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड नाम है इसका। क्या नाम है, अमोनियम क्लोराइड। तो ये जो आपको मैंने 6 रिएक्शन लिख के दिखाए हैं, ये 6 रिएक्शन योगात्मक अथवा संयोगात्मक अभिक्रियाओं के हैं। ये 6 रिएक्शन योगात्मक अथवा संयोगात्मक अभिक्रियाओं के हैं। इसको आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, यहाँ तक जहाँ तक मैंने पढ़ाया है आपको। ठीक है, और आगे मैं आपको जो इसमें बच रहे हैं 4 अभिक्रियाएं यानी 2, 3, 4, 5, इनको मैं कल पढ़ाऊंगा। आज के लिए बस इतना ही, आज के लिए बस इतना ही। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए, कॉपी भी बनाते रहिए ताकि विद्यालय खुलने पर आपको लिखने की समस्या ना हो। धन्यवाद।